बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा, मुझे उससे निकाह नहीं करना, मैं बिल्कुल पाक हूँ, मैंने रोते हुए कहा। मगर चाची मुझ पर बदचलने की तहमत लगाकर मुझे घर से निकालना चाहती थी। आधी रात को चाची ने जानबूझकर नौकर को मेरे कमरे में भेजा और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं सारी रात कांपती रही और अल्लाह से मदद मांगती रही। सुबह होने से पहले ताला खोला गया ताकि इल्जाम सच लगे। चाची ने शोर मचा दिया और सबको जमा कर लिया। मैंने चाचा के पांव पकड़कर मिन्नत की, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। औरत के नाम पर मुझे उसी नौकर के साथ रुखसत कर दिया गया। मैं खामोशी से उसके साथ टैक्सी में बैठी। दिल में सिर्फ अंधेरा था। रास्ते में अचानक गाड़ी जोर के झटके से रुकी और सामने से एक ब्लैक मर्सिडीज आकर खड़ी हो गई। जिसे मैं नौकर समझ रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और बोला, अब वो लोग मेरा असल रूप देखेंगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए चचा से कहा था, चचा मैं बेगुनाह हूँ, मैं पाक हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करें। चची अब सच बता क्यों नहीं देती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, सरासर झूठा इल्जाम है। मैं आज भी पाक साफ हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं ज़ारो कतार रो रही थी, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों में छुपी सच्चाई को कोई नहीं जान सका था, क्योंकि सबकी आंखों पर चची के झूठ की जो पट्टी बन चुकी थी वो सिवाय खुदा के कोई खोल नहीं सकता था। मैं चचा से बार बार यही बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करें। कैसे उनका यकीन मुझसे उठ गया था, कैसे वो मेरी सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे। यही सोच सोच कर मेरी रूह हलकान हो रही थी। सबकी नजरों में मुझे गुनहगार साबित करके सिर्फ एक ही चेहरा मुतमईन था, जो जानता था कि मैं सच में बेगुनाह हूँ, मगर वो मेरी बेगुनाही किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। वही चेहरा जो मुझे इस घर से बच चलने का इल्जाम लगाकर निकालने का इरादा रखे हुए था, मेरी चची। वो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में इज्जत के साथ रह सकूं। चची ने अपनी चाल इस अंदाज से चली थी कि सबकी नजरों में मुझे गिरा दिया था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही थी। रात ऐसे ही रोते बिलखते गुजर गई। चचा ने मेरी किसी बात पर यकीन न किया। सब ने चची की बात को सच मानकर मुझे एक कमरे में कैद कर दिया। वही कमरा जो मेरी ख्वाबगाह था, आज मेरे लिए कैद बनकर रह गया था। मैं अपने कमरे में किसी कैदी की तरह डरी सहमी बैठी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। कैसे कर सकते हैं चचा ये सब? क्या उन्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? क्या वो ये नहीं जानते कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती जिससे मेरे चचा का सर झुके? कहाँ गए वो सारे दावे? कहाँ गए वो वादे, वो मोहब्बत, वो प्यार? सब खाक पर मिल गया। चची की एक चाल ने सबके दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बो दिया था। सारी जिंदगी भी लगा दूं, मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगी। मेरे परवरदिगार, तू तो सब हकीकत जानता है। तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी बेगुनाही साबित कर, तू मेरी हिफाजत कर, मेरे साथ जुल्म होने से बचा ले। मेरे रब, ये लोग मुझे क्या सजा देंगे मैं कुछ नहीं जानती। चचा का क्या फैसला होगा मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि जो तहमत मुझ पर लगाई गई है, उस तहमत की कालक सुबह तक मेरे पूरे वजूद पर नजर आने लगेगी। हर कोई मुझे नफरत की निगाह से देखेगा, सब मुझ पर थू थू करेंगे। बस मेरे अल्लाह, तू वाहिद मेरा गवाह है। तू मुझे इस आजमाइश से निकाल। मैं ज़ारो कतार रोते हुए जय नमाज पर बैठी अपने रब के आगे गिड़गिड़ा रही थी। न जाने कब अपने रब से बातें करते करते मेरी आंख लग गई और मैं वहीं सो गई। सुबह दरवाजे पर होती एक जोरदार दस्तक ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। मैं घबराते हुए उठी, देखा तो कुंडी अंदर से नहीं बाहर से लगी हुई थी। कांपती हुई आवाज में कहा, कुंडी बाहर से लगी है, दरवाजा बाहर से खुलेगा। वो दरवाजा इतनी ताकत से बजाया जा रहा था कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मैं समझ गई कि अब ये फैसले की घड़ी है। अब मेरे बारे में जो भी फैसला होगा वो पूरे मोहल्ले के सामने किया जाएगा। मैं शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाने लगी थी। जी चाहता था कि जमीन खुले और मैं इसमें समा जाऊं। तभी दरवाजा खुला और चची ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा, मुझे घसीटते हुए सहन में जा गिराया। मैं मुंह के बल सहन में जा गिरी। नजरें उठाकर देखा तो चचा मेरे सर पर खड़े थे। उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और अपने नाकर्ता गुनाह की माफी मांगने लगी। मैं अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी, मगर मेरे चचा खामोश खड़े नफरत भरी निगाह से मुझे देख रहे थे। सब लोग कानों में बातें कर रहे थे। लगती तो नहीं ऐसी अच्छे माँ बाप की औलाद थी, लेकिन बहन आजकल तो लड़कियां किसी हद तक भी जा सकती हैं। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो तो सही, कितना मासूम चेहरा था और इसके पीछे इस भयानक चेहरे को तो कोई पहचान ही नहीं सकता था जो आज हमारे सामने आया। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मेरे वही मोहल्ले वाले जो मुझसे मोहब्बत से बात करते थे, आज मेरे लिए जहर उगल रहे थे, उस गुनाह की सजा दे रहे थे जो मैंने किया ही नहीं था। सब लोग आपस में मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने में मसरूफ थे और मैं अपने चचा को यकीन दिलाने में मसरूफ थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। तभी चचा ने मुझे बाजू से पकड़ते हुए उठाया और कहा, देखो जो होना था सो हो गया,
तुमने मेरी नाक कटवानी थी सो कटवा दी। अब मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि तुम जिसके साथ अपना मुंह काला कर चुकी हो उसके साथ निकाह करके इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। उफ मेरे खुदा, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि ये कब मेरे कमरे में आया। मैं बिल्कुल नहीं जानती कि इसका क्या मकसद था। जब सुबह दरवाज़ा खुला और शोर शराबा मचा, मेरी आंख तो तब खुली थी। मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आज भी पाक दामन हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरी नज़रों में छुपी सच्चाई किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। हर कोई मुझ पर शक कर रहा था, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में शक का बीज बो दिया गया है। मेरा इशारा चची की तरफ था, जो मुसलसल मुझे घूर रही थी और मेरी हर बात की नफी करने में पेश पेश थी। ये लड़की एकदम झूठ बोल रही है, बदचलन, बदकिरदार। मैं तो कब से तुम्हारे चचा को ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि जवान लड़की है, इसके चाल चलन ठीक नहीं है। किसी दिन अपना मुंह काला करके हम लोगों को दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम्हारे चचा तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थे कि इन्हें तो मेरी किसी बात की समझ ही नहीं आती थी। मेरी किसी बात की अहमियत ही नहीं थी इनकी नज़र में। आज रंगे हाथों तुम्हें पकड़कर कम से कम ये तसल्ली तो हुई कि इन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। इन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और तुम ये सब कुछ आंखों का धोखा कहना चाह रही हो। ये सब हमारी आंखों का धोखा है। बदचलन, बदकिरदार लड़की, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या सीखेगी मेरी बेटी तुमसे? देखो मियाँ, मैं कह देती हूँ, मैं इस लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसका निकाह पढ़वाएं इसी नौकर से जिसके साथ सारी रात अपना मुंह काला करती रही है, और चलता करें इसको यहाँ से। चाची ने बहुत ही सफाक दिली से मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हुए मुझे उस घर से निकालने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था। अब चाहे मैं कुछ भी करती, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आना था। वही नौकर जिसे मेरे कमरे में धोखे से भेजा गया और फिर कमरे की कुंडी लगाकर मेरी बदनामी का बाइस बना दिया गया, उस नौकर के साथ मेरा निकाह पढ़ाकर मुझे घर से रुखसत करने का फैसला कर चुके थे चचा। मैं बेबस थी, लाचार थी, मजबूर थी। सिवाय खुदा कि मेरा कोई नहीं था। मैंने इस बात पर सब्र कर लिया कि मेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा था। दुख था तो सिर्फ इस बात का कि मैं बेगुनाह थी। मुझे उस नौकर के साथ वैसे ब्याह देते तो शायद मुझे कोई एतराज ना होता, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाकर मुझे उसके साथ निकाह करने पर मजबूर किया जा रहा था, उस इल्ज़ाम के साथ तो मैं उस नौकर के साथ भी नजरें मिलाने के काबिल न रही थी। खामोशी से चचा की बात पर आमीन कहा और उस नौकर के साथ निकाह करने पर राजी हो गई। बड़ी ही सादगी के साथ चंद लोगों को बिठाकर मेरा निकाह अफजल से कर दिया गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। मैं टूट चुकी थी, लेकिन एक बात का मुझे अभी भी यकीन था कि मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरी बेगुनाही का सबूत एक ना एक दिन मेरा रब इन लोगों के सामने जरूर लाएगा। जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया वो एक दिन अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। यही सोचते हुए खामोशी से मैंने अफजल से निकाह कर लिया और मुझे उस घर से धक्के देकर जलील और रुसवा करके निकाल दिया गया। अफजल मुझे अपने साथ लेकर घर से रवाना हो गया। मैं गहरी सोच में डूबी हुई अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी कि तभी अचानक एक जोरदार झटके से मैं होश में आई थी। टैक्सी अचानक से रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, मेरा शौहर गाड़ी से नीचे उतरा। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने घबराते हुए अपनी आंखें साफ की। रास्ता मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि मेरे सामने एक काले रंग की मर्सिडीज खड़ी है। अफजल ने मुझे टैक्सी से नीचे उतारते हुए मर्सिडीज में बैठने को कहा। मैं हैरान परेशान उसका चेहरा देख रही थी। एक नौकर और इतनी महंगी गाड़ी। मेरे दिल में तरह तरह की वसवसे आने लगे। तभी उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम समझ लो कि अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तुम्हारे घर वाले अब मेरा असली रूप देखेंगे। बैठ जाओ इस गाड़ी में। इतना कहते हुए उसने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। अफजल के अल्फाज मेरे दिलो दिमाग पर गर्दिश करने लगे थे। फिर वही हुआ जैसा कि उसने कहा था। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने भी उसका असल रूप जाना, जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। मुझे सब प्यार से सोफी कहकर बुलाया करते थे। मेरे अब्बा कारोबारी इंसान थे। अब्बा का आड़त का काम था, मंडी में सब्जियों की आड़त थी। अब्बा दो ही भाई थे। मेरे चचा अब्बा के लाडले भाई थे और मैं चचा की लाडली भतीजी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए अपने माँ बाप के साथ अपने खानदान की भी बहुत लाडली थी। मेरे चचा मुझसे बहुत मोहब्बत करते, जान निछावर करते थे। हर वक्त मुझे अपने साथ साथ रखते। अम्मा और अब्बा मेरे लिए चचा का प्यार देखकर बहुत खुश होते। अक्सर अब्बा चचा से कहते, ये भी छोटी है और तुम इससे इतने लाड लुटाते हो। कल को उसका ब्याह होगा तो तुम कैसे इसके बगैर रहोगे? मैं बाप हूं, इसीलिए इसके साथ इस कदर मोहब्बत से पेश नहीं आता कि कल को ये अपने घर की हो जाएगी तो मेरे लिए इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर तुमने तो
चचा होते हुए भी बाप होने का हक अदा किया है। बचपन से ही मैंने सबको अपने लिए इसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते देखा था। चचा हमेशा अम्मा और अब्बा से कहते कि ये मेरी लाडली भतीजी नहीं बल्कि ये मेरी लाडली बेटी है, ये मेरी पहली बेटी है। मेरी शादी हो भी गई और मुझे औलाद हुई तब भी सोफी मेरी पहली बेटी ही कहलाएगी। हमारा घराना बहुत अच्छा था, मोहब्बत और प्यार खुलूस से भरा हुआ। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे स्कूल से लेकर आना और जाना चचा की जिम्मेदारी थी। चचा मुझे खुद से जुदा ही नहीं करते थे। इसी दौरान अम्मा चचा का रिश्ता तलाश करने लगी। जो कोई भी रिश्ता देखने आता तो चचा मुझे गोद में लेते हुए मेरा तारुफ ऐसे ही करवाते, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी नहीं। मैंने कभी इसे भतीजी नहीं समझा, ये मेरी बेटी ही है। इसीलिए जो भी मुझसे शादी करेगी उसको इसे भी अपनाना होगा। चचा की ऐसी बातों से अक्सर रिश्ते वाले इनकार कर देते। वो ये समझते कि शायद मैं हकीकतन चचा की ही बेटी हूँ, जो उनकी पहली बीवी से हूँ और ये बात हम लोग उनसे छुपा रहे हैं। ऐसी कई वजूहात होती और चचा की शादी होते होते रह जाती। अम्मा और अब्बा चचा को बहुत समझाते, सोफी को इस कदर सबके सामने जाहिर मत करो, आखिर है तो वो तुम्हारी भतीजी ही, क्यों अपने दुश्मन बने बैठे हो। शादी करके अपना घर बसाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद भी देगा। प्यार तो खत्म होने नहीं लगा तुम्हारा सोफी के साथ, साथ ही रहेगी वो तुम्हारे, हमेशा वो तुम्हारी बेटी ही रहेगी। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? लोग हमारी बातों को झूठ समझकर रिश्ते से इनकार कर देते हैं और ये बात ठीक नहीं है। यूं ही रिश्ता तलाश करते करते आखिरकार चचा का रिश्ता तय हो गया। मेरी चची घर आ गई। पहले दिन से ही चची की नजरों में मैंने खुद के लिए अजीब सी बेगानियत पाई थी। यूं लगता था जैसे वो मुझे नापसंद करती हैं। खैर मैं भी इतनी बड़ी तो थी नहीं कि उनकी बातों को ज्यादा गौर करती। बहरहाल अम्मा ने मुझे चचा के पास अब ज्यादा जाने से मना कर दिया था। अम्मा हमेशा कहती कि अब अपने चचा का पीछा छोड़ दो, अब तुम्हारी चची आ गई हैं और मैं नहीं चाहती कि वो किसी किस्म की कोई बात करे और घर में लड़ाई झगड़ा हो। मेरी अम्मा लड़ाई झगड़े से बहुत भागती थी। वो डर जाती थी कि कोई बात न करते। चची के आने के बाद भी घर में ऐसे ही प्यार मोहब्बत रहा। शायद मेरी सोच चची को लेकर गलत थी। चची भी हम सब में घुल मिल गई थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन कई दफा मुझे ये महसूस होता कि चचा के सामने चची मुझ पर जान निछावर करती हैं और चचा की गैर मौजूदगी में उनका लहजा मेरे साथ कुछ तल्ख हो जाता था। मैं इन बातों पर गौर नहीं करती थी क्योंकि मुझे अपने घर में सभी प्यार करने वाले मिले थे। आज मलिक साहब आएंगे। सुबह नाश्ते की टेबल पर अम्मा ने अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा। मलिक साहब का नाम सुनते ही अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारी बात हुई है मलिक से? अब्बा ने हैरानगी का इजहार करते हुए पूछा। जी, सुबह ही मिसेज मलिक का फोन आया था कि वो लोग आज चाय पर आएंगे। अब्बा बहुत खुश हुए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सबसे करीबी, मेरा जिगरी दोस्त आज चाय पर तशरीफ ला रहा है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, मैं जल्दी मंडी से लौट आऊंगा। अब्बा ने चाय का घूंट पीते हुए अम्मा से कहा था। सब लोग हंसी खुशी नाश्ता कर रहे थे कि तभी अम्मा ने फिर से अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा। आप जानते हैं ना कि वो लोग हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? अब्बा ने हाँ में सर हिलाकर कहा। परेशान मत हो, मैं जानता हूँ, मुझसे लिया गया वादा पूरा करवाने के लिए आ रहा होगा। इतना कहते हुए अब्बा ने हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं अपने खाने में मगन थी। अचानक से अब्बा के चेहरे पर नजर पड़ी तो अब्बा की आंखें भीगी भीगी सी महसूस हुई थी। मैंने इशारतन अब्बा से पूछा कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे माथे पर बूसा दिया और मुझसे कहने लगे, देखो वक्त का पता ही नहीं चला, कितनी तेजी से गुजर गया। आज मलिक अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है। कल को तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी, ये घर तो सूना सूना सा हो जाएगा। अब्बा ने कहते हुए अपनी आंखें साफ की थी। मैं अब्बा के सीने से लग गई और कहने लगी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है। आप तो जानते हैं मैट्रिक का इम्तहान मेरे सर पर है और आप मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा। मेरा दिल बहुत दुखा था। अब्बा की बात से ही मैं तो उदास सी हो गई थी। चाचा ने अपनी सीट से उठते हुए मुझे अपने साथ लगा लिया, प्यार किया और कहा, अरे पगली, वो तुम्हें ब्याह कर ले जाने थोड़ी आ रहे हैं, अभी तो वो रस्म करने आ रहे हैं। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे अब्बा और मलिक भाई ने ये बात तय कर ली थी कि अगर अल्लाह ने भाई साहब को बेटी दी तो मलिक साहब उसे अपनी बेटी बना लेंगे। तुम्हें पता है ज़ारोन बहुत अच्छा है और वो अमेरिका में स्टडी के सिलसिले में गया हुआ है। चाचा ज़ारोन के बारे में तारीफों के पुल बांध रहे थे और मैं ज़ारो कतार रो रही थी और यही कह रही थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है। जैसे तैसे करके इस टॉपिक को क्लोज किया गया। मैं अपने कमरे में चली गई, अपने इम्तहान की तैयारी में मसरूफ हो गई। शाम की चाय पर मलिक साहब और उनकी बेगम तशरीफ आवर हुई। अम्मा और अब्बा ने चाय के साथ बहुत सारे लवाजमात का इंतजाम कर रखा था। सब लोगों ने चाय पी और बहुत अच्छा वक्त एक साथ स्पेंड किया। कुछ देर के बाद अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर आने को कहा। जैसे ही मैं बाहर गई तो अब्बा के दोस्त मलिक अंकल और आंटी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं हकीकतन कितनी खूबसूरत हूँ ये मुझे आज पता चला था जब वो लोग मेरी तारीफ कर रहे थे।
कभी आंटी मेरे हाथ चूमती तो कभी मेरे माथे पर बोसा करती और कहती, मेरा ज़ारोन बहुत किस्मत वाला है, जिसे सोफिया जैसी बीवी मिलेगी। वो बहुत लकी है। मैं तो आज भी ज़ारोन को फ़ोन पर बता रही थी कि ज़ारोन, तुम्हारी मंगेतर तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अब तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, लेकिन हकीकत में तो तुम तस्वीरों से भी कहीं और ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसी ही बातें होती रहीं। मुझे अंकल और आंटी से मिलकर बेहद खुशी हुई। वो बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे। मैं बहुत खुश थी कि मेरे माँ बाप का मेरे लिए किया गया फैसला गलत नहीं था। अगर माँ बाप इस कदर अच्छे थे तो बेटा कैसा होगा, ये सोचकर मैं तसल्ली में थी। ज़ारोन एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। स्टडी के सिलसिले में वो अमेरिका में रहते थे और अंकल आंटी पाकिस्तान में ही। सब लोग खुश थे, मगर चची के चेहरे पर अजीब किस्म की बेचैनी से देखने को मिल रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि चची मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं है। तभी मैंने चची के करीब जाकर आखिरकार पूछ ही लिया, चची सब खैरियत तो है? आप इतनी संजीदा क्यों हैं? आप इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या? मेरे सवाल करने पर चची ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारे लिए खुश हूं या ना हूं क्या फर्क पड़ता है? मैं चची के जवाब पर हैरान थी। तभी चची ने कहा, तुम्हारा बाप तो तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तुम्हारे लिए आलीशान रिश्ता भी ढूंढ लिया। मेरी इकलौती बेटी का बाप, वो भी तुम्ही से मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ। जिसका अपना बाप उससे मोहब्बत नहीं करता, वो उसके लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से तलाश करेगा? चची ने आज अजीबोगरीब सी बात कही थी, जिसने मेरे दिल पर बुरी तरह से असर छोड़ा था। मैंने चची की तरफ आंसुओं से भरी आंखों से देखा। चची आप क्या कह रही हैं? चचा अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो चचा सोनिया से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आप परेशान मत हो, अल्लाह पाक सोनिया के नसीब भी बहुत अच्छे करेगा। मेरी बात पर चची ने सर मारते हुए कहा, सब बातें ही होती हैं, ये जायदाद, ये घर बार, सब कुछ तुम्हारे अब्बा का है। मेरे शौहर का तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है और मेरे बेवकूफ़ शौहर को छह से कुछ समझ ही नहीं आती। कठपुतली बने हैं अपने बड़े भाई साहब की, आगे पीछे ही मंडलाता रहता है। मैं पूछती हूँ कि कब तक आखिर ऐसे ही चलेगा? हमें हमारी हैसियत का कब पता चलेगा? इस घर में जो मेरी और मेरी बच्ची की हैसियत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चची की बातें दिल दुखा देने वाली थी। हालांकि अम्मा और अब्बा ने कभी भी चची और चचा के लिए फर्क महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन फिर भी न जाने चची ऐसी सोच क्यों रखती थी। मैं चची से जीत नहीं पाई थी। बातों में हमेशा चची ही मुझसे जीत जाती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, ये सोच सोचकर कि आखिरकार चची के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो बात बात पर ज़ारोन को लेकर बात करती और कहती, काश सोनिया के लिए ज़ारोन का रिश्ता आता तो मैं हंसते हंसते अपनी बेटी का रिश्ता ज़ारोन से कर देती। चची बात करते हुए बिल्कुल भी घबराती नहीं थी कि आखिरकार वो मेरा मंगेतर है और चची को इस किस्म की बात जेब नहीं देती। कई दफा इस बात पर चची ने चचा से अपनी इंसल्ट भी करवाई थी, लेकिन चची अपनी आदत से मजबूर थी। हमेशा सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती, हमेशा एक नई साजिश के साथ मेरा सामना करती। और इसी दौरान अम्मा और अब्बा को जरूरी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। सफर के दौरान अम्मा और अब्बा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में अम्मा और अब्बा दोनों ही अपनी जान से चले गए। दोनों मुझे छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। यूं लगता था जैसे खुशियों भरे घर को किसी की नजर खा गई हो। हर तरफ को हराम मचा हुआ था। मेरे माँ बाप इस दुनिया से मुझे अकेला छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मैं उदास गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरी उदासी की वजह से मेरे चचा मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लगे थे, जो कि चची से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। अम्मा के जाने के बाद सारे घर की हुक्मरानी चची के पास आ गई। अब्बा का कारोबार चचा के हैंडओवर हो गया। सब कुछ वैसे तो मेरे नाम पर था, लेकिन मैं क्योंकि अभी बालिग न थी, इसीलिए सब कारोबार और घर की जिम्मेदारी चची और चचा के कंधों पर आ गई थी। चचा तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी से निभा रहे थे, लेकिन चची ने अपनी हुक्मरानी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर वक्त मुझे टोकती रहती, मुझे डांटती रहती। मुझे अपने माँ बाप की याद हर वक्त सताती थी। मेरी अम्मा अब्बा ने तो कभी मुझे उफ तक नहीं किया था, मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन चची ने कभी मुझसे मोहब्बत से बात भी नहीं की थी। चचा के सामने बिल्कुल ठीक रहती और चचा की बात हर वक्त मुझे जलील रुस्वा करती रहती। आज मैं बहुत उदास बैठी थी। जब सोनिया मेरे पास आई, सोनिया अपनी अम्मा से छुपकर मुझसे बातें किया करती थी, क्योंकि चची को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सोनिया मेरे साथ बैठकर दो पल भी खुशी की गुजार सके। चची को जुल्म सितम देखते हुए कई बार दिल करता कि चचा को सारी हकीकत साफ साफ बता दूं, लेकिन फिर डर जाती कि अगर चचा भी मुझसे बदजन हो गए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। अब्बा और अम्मा की जुदाई तो बर्दाश्त हो गई, लेकिन अब चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने हमेशा खामोशी का दामन थामे रखा, लेकिन मैं नहीं जानती थी चची मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लेंगी। चचा मंडी से वापस आए तो चची से कहने लगे, आज खाने में कुछ अच्छा बनवा लेना, क्योंकि आज मलिक साहब और उनकी फैमिली घर आ रहे हैं। सालों बाद ज़ारोन पाकिस्तान वापस लौटा है। वो अपने अम्मा अब्बा के साथ सोफी से मिलने आ रहा है,
इसीलिए खाने में किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इतना कहते हुए चचा अपने कमरे में चले गए। मैं भी ड्राइंग रूम में ही बैठी थी जब चचा ने सारी बात चची को बताई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आज पहली दफा मैंने ज़ारून को देखना था। वो इंसान जिसके साथ मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय किया था, आज वो मुझसे मिलने आने वाला था। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू सी होने लगी थी। तरह तरह के ख्वाब मैं अपनी आंखों में सजाए उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो मेरी नज़र घड़ी की टिक टिक पर थी। कब 7 बजे और कब मैं अपने होने वाले शौहर का दीदार करूंगी। हम मैं बच्ची नहीं रही थी। मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात अब ज़ारून के लिए कुछ और थे। मैं बेसब्री से मलिक अंकल और सबका इंतजार कर रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। जैसे ही मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो चची कमरे में आई और कहने लगी, तुम बन संवर कर किसका इंतजार कर रही हो? जिनका तुम इंतजार कर रही हो वो अब नहीं आएंगे। मैं हैरान होकर चची का चेहरा देखने लगी। क्या मतलब है आपका? क्या ज़ारून लोग खाने पर नहीं आ रहे? मैंने इतना ही पूछा था कि चची गुस्से से धाड़ी और कहने लगी, बड़ी आखिर आई हुई है तुम्हें ज़ारून से मिलने की। लड़की कान खोलकर मेरी बात सुन ले। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ज़ारून का नाम भी सुना ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो अब कभी नहीं आएगा। मर गया है वो हमारे लिए और तुम उनके लिए। यह रिश्ता खत्म हो गया है। आज के बाद इस घर में उसका जिक्र भी नहीं होगा। इतना कहते हुए चची कमरे से जा चुकी थी। मैं हैरान थी कि चची इतना सब कुछ कैसे कह गई। आखिर बात क्या हुई? किसने रिश्ता खत्म किया? मेरे दिल में तरह तरह के सवाल थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे माँ बाप के किए गए फैसले को यूं रद्द किया जाएगा। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला था कि ज़ारून के साथ मेरा रिश्ता किसने और क्यों खत्म किया और आखिर वजह क्या बनी। कई दफा मैंने चचा से पूछने की कोशिश की लेकिन चचा भी मेरी बात सुनकर खामोश रहते, कोई जवाब न देते। अभी एक गम मेरे दिल से उतरा नहीं था कि दूसरा ज़ारून की जुदाई का गम मेरे दिल को लग गया है। बेशक मैंने आज तक उसे देखा नहीं था लेकिन वो मेरे ख्वाबों का शहजादा था। मैंने ख्वाबों में उसे अपना सब कुछ मान लिया था। अब कैसे मैं उसकी मोहब्बत से खुद को आज़ाद कर सकती थी। मैं दिन रात उदास रहती, गुमसुम सी रहती, लेकिन किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। चचा अक्सर मुझसे पूछते, तुम परेशान क्यों रहती हो? तो जब भी मैं ज़ारून के लिए कोई बात करती तो चचा बस इतना कहकर मुझे खामोश करवा देते कि जो फैसले तुम्हारे हक में बेहतर नहीं वो फैसले मैं कभी नहीं करूंगा। बेहतर यही है कि तुम ज़ारून को भूल जाओ। मैं वहां तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। न जाने क्या हुआ था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक दिन मैं लॉन में बैठी चाय पी रही थी जब सोनिया मेरे पास आई। सोफी बाजी, आप जानती हैं आपका रिश्ता ज़ारून भाई से किसने खत्म करवाया? मैंने हैरान होते हुए सोनिया की तरफ देखा और उसकी बात पर गौर करते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो कि मेरा और ज़ारून का रिश्ता किसने तोड़वाया है और क्यों? वजह क्या बनी है? तो उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ सोनिया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे सच बताओ, आखिर उस रात हुआ क्या था? तभी सोनिया ने मुझे बताया कि अम्मा ने ज़ारून के माँ बाप को कॉल की थी ये कहने के लिए कि आप सोफी का रिश्ता छोड़कर मेरी बेटी सोनिया का रिश्ता ले लें। सोनिया ने इतना ही कहा, मेरा दिल दहल कर रह गया था। चची ये सब कैसे कह सकती हैं? मैं ज़ारो कतार होने लगी। तभी सोनिया ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सोफी बाजी, अम्मा कुछ भी कर सकती हैं, अपने मफाद के लिए अम्मा किसी भी हद तक जा सकती हैं। आपने मुझसे वादा किया है कि आप किसी से बात नहीं करेंगी। देख लें, अब अपना वादा मत तोड़िएगा। मैं समझ गई थी कि चची ने मेरा रिश्ता जानबूझकर तोड़वाया है। चचा ने अभी तक ज़ारून को देखा ही नहीं था तो फिर ज़ारून में कोई खामी कैसे देख सकते थे? हम में से किसी ने भी ज़ारून को कभी नहीं देखा था। घर बैठे ही मुझे ज़ारून की जिंदगी से निकाल दिया गया था। अब चची हर वक्त मुझे नीचा और बुरा दिखाने में लगी रहती, चचा को हर वक्त मेरे खिलाफ करती, उनका दिल और दिमाग मेरे लिए बदजन करने में मसरूफ रहती। मैं 5 वक्त की नमाजी थी, अपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी आसानियों की दुआ करती रहती। शायद मेरे अल्लाह की रहमत की वजह से ही मैं चची की साजिशों का निशाना होते होते बच जाती थी। मुझे एक कुक की ज़रूरत है जो खूबसूरत हो। चची किसी से फ़ोन पर ये सब कह रही थी। मैं हैरान थी कि हमारे घर में मेरी अम्मा का एक ही कुक था। चची ने आखिर उसे घर से निकालने का इरादा क्यों किया और जवान कुक रखने के पीछे आखिर क्या राज था? अम्मा के जाने के बाद इस घर के सारे फैसले चची ही किया करती थी, इसीलिए मैं भी खामोश रही। मैंने भी ज़रूरी नहीं समझा ये पूछना कि आखिरकार न्यू कुक की क्या ज़रूरत है। अगले ही दिन हमारे घर एक खूबसूरत नौजवान जो किसी भी तरह से कुक नहीं लगता था तशरीफ लाया। चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद और चेहरे पर बला की खूबसूरती। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैंने उस पर पहली नजर डाली तो उसे देखती ही रह गई। इस कदर खूबसूरत इंसान किसी तरह से भी वो नौकर नहीं लगता था। अल्लाह जाने उसकी क्या मजबूरी थी जो कुक की नौकरी करने पर मजबूर था। मेरे दिल में उसे देखते ही कई सवाल उठे थे। चची ने एक नज़र उस पर और एक नज़र मुझ पर डालते हुए ये फैसला किया कि यही हमारे घर का खास नौकर बनेगा और इसे जॉब पर रख लिया जाए।
अफजल नामी ये लड़का हमारे घर नौकरी करने लगा था। न जाने उसके दिल में मेरे लिए क्या था। उसकी नज़र हमेशा मुझे तलाश करती रहती। वो हमेशा मुझे पूरे घर में ढूंढता रहता था। मेरे खाने पीने का वो बहुत ख्याल रखता था। मेरे साथ इस कदर अपनायत से पेश आता कि कई दफ़ा तो मैं खुद हैरान रह जाती कि उसकी ज़बान में मेरे लिए किस कदर मिठास है। कई दफ़ा मैं उससे कह भी देती, तुम किसी एंगल से मुझे नौकर नहीं लगते। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम मेरी चची के यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो गए। मेरी सारी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। मेरा बात करना भी चची को अच्छा नहीं लगता था। जब जब मैं अफजल से कोई बात करती तो चची मेरी शिकायत चचा से लगा देती और चचा मुझे अजीब निगाहों से देखते। चचा ने कभी चची की बात पर यकीन तो नहीं किया था, लेकिन अब चचा मुझे सवालिया निगाहों से देखा करते थे, जो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देती थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने चचा की नज़रों में अपने लिए बेयकीनी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने अपने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। मेरे कमरे में अफजल का आना जाना नहीं था। मुझे खाना मेरी खास नौकरानी रजिया सर्व किया करती थी। कई दफ़ा रजिया मुझसे कहती, अफजल आपके बारे में बहुत पूछता है और बहुत बेचैन रहता है। न जाने उसको आपके साथ इतनी उल्फत क्यों है। मैं रजिया को भी डांट देती कि खबरदार, उसका जिक्र मेरे कमरे में किया तो तुम चची को नहीं जानती। चची मेरे बारे में न जाने क्या क्या साजिशें करती फिरती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी पाक दामनी पर किसी किस्म का भी कोई दाग लगे। मैं गहरी नींद सोई हुई थी कि अचानक से दरवाजे पर होती चीखो पुकार से मेरी आंख खुली। जैसे ही मैंने उठकर अपने इर्द गिर्द देखा तो अफजल मेरे कमरे में मेरे पाँव की जानिब खड़ा था। उसे अपने कमरे में यूं देखकर मैं सहम कर रह गई। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा था। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन हुई तो मैंने देखा चची ऊंची ऊंची आवाज में चीख चिल्ला रही थी, देखो देखो, इस लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया। देखो, इसने हमारे माथे पर कालक मल दी। चची, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा क्या हुआ है? सारी रात एक नौकर के साथ कमरे में गुजार कर भी मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ऐसा क्या हुआ है, बेशरम लड़की? इतना कहते हुए चची ने जोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर रसीद किया। मैं परेशान अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अफजल की जानिब देखते हुए कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, चची ने फौरन से उसे झाड़ते हुए कमरे से निकाला और मुझसे कहने लगी, इससे क्या पूछ रही हो कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? बदचलन बदकिरदार लड़की, तुम बताओ कि वो तुम्हारे कमरे में सारी रात से क्या कर रहा था? तुमने क्यों बुलाया था उसे अपने कमरे में? मैं तड़प कर रह गई थी। खबरदार चची, अगर मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी चीख रही थी और चची भी मुसलसल चीख रही थी। हमारी चीखों पुकार सुनकर चचा भी मेरे कमरे में आ गए। क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह सुबह नाश्ते का वक्त है और तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हो। तभी चची ने चचा से कहा, आपकी लाडली भतीजी रात से अफजल के साथ रंगरलियां मना रही है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है? चची की बात सुनकर चचा सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मैं चचा के कदमों में गिर गई और ज़ारों कतार रोने लगी। चचा, मुझे इस तरह से मत देखें। खुदा के लिए मुझे अपनी नज़रों से मत गिराएं। मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ, पाक दामन हूँ। मैं नहीं जानती कि अफजल मेरे कमरे में क्या करने आया था और उसे किसने मेरे कमरे में बंद कर दिया। ये सब चची की साजिश है। चची मुझे आपकी नज़रों में गिराना चाहती हैं। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करें, मैंने कुछ नहीं किया। शोर शराबे से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मुझे वापस मेरे कमरे में कैद कर दिया गया। कई दिन तक मुझ पर जुल्म सितम ढाया गया। चची अपनी जबान से मेरा दिल चीर देती थी। चची के अल्फाज मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह वार करते थे। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, दुआई देती रही कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मेरी जान से प्यारे चचा, जो मुझसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करते थे, उन्होंने भी मेरी किसी बात पर यकीन ना किया, मेरा एतबार ना किया और मुझे ज़बरदस्ती अफजल के साथ निकाह करने पर मजबूर किया गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुझे अफजल के साथ ब्याह कर घर से रुखसत कर दिया गया। मैंने इसको अल्लाह का फैसला मानते हुए दिल से तस्लीम कर लिया था। दुख था तो सिर्फ इस बात का कि मेरे चचा अब मेरे नहीं रहे थे। उनकी नज़रों में मैं बुरी तरह से गिर चुकी थी। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा था कि मेरे नसीब एक नौकर के साथ जोड़ दिए जाएंगे। खुशी खुशी मेरी शादी अफजल के साथ कर देते तो मैं मान जाती। इतना बड़ा बहतान लगाकर मुझे तो मेरी नज़रों में ही गिरा दिया था। मैं ज़ारों कतार रो रही थी कि अचानक से गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी रुक गई। आंखों में पानी था, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अफजल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे टैक्सी से नीचे उतारा। जिसे मैं नौकर समझ रही थी वो एक मर्सिडीज गाड़ी के आगे खड़ा था। मैं ये देखकर हैरान थी। उसने मुझे मर्सिडीज में बिठाते हुए कहा, घबराओ मत, तुम मेरी बीवी हो और अब मेरी जिम्मेदारी हो। परेशान मत हो, मैं सब हकीकत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन ये वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी तुम पर जुल्म नहीं ढाएगा। मैं तुम्हें उस कैद खाने से आज़ाद करवा लाया हूँ। आज मैं अपने मकसद में पूरा हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे घर वालों को अपनी असलियत बताऊंगा और वो मेरी असलियत जानकर हैरान रह जाएंगे।
अफजल अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहा था। तभी उसने मुझे मर्सिडीज में बिठाया और गाड़ी खुद ड्राइव करता हुआ एक आलीशान बंगले में ले गया। मेरी आंखों में कई सवाल थे जो आंसुओं के साथ मुसलसल बह रहे थे। जैसे ही मैंने बंगले में कदम रखा तो मेरे इस्तकबाल के लिए पूरा बंगला जगमगा रहा था। बहुत खूबसूरत अंदाज में बंगले को डेकोरेट किया गया था। मैं ये देखकर हैरान थी कि ये तो कोई महल लग रहा है। मैं एक नज़र बंगले पर डालती और दूसरी नज़र अफजल पर, जो मुझे कभी भी किसी एंगल से नौकर लगता ही नहीं था। मैं देखकर हैरान थी कि ये सब एक नौकर के पास कैसे आ सकता है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये कैसी हकीकत है जो आज मुझ पर जाहिर होने वाली है। मैं अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी कि वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे किसी नई आजमाइश में मत डालना। जो भी हो वो मेरे हक में बेहतर हो। अभी मैं सोच ही रही थी कि सामने से हाथ में थाल लिए मिसेस मलिक मेरी तरफ आ रही थी। मैं देखकर हैरान रह गई। दौड़ते हुए उनके सीने से लगी और कहा, आंटी आप यहाँ? तभी मलिक अंकल भी मेरे करीब आए, मेरे सर पर प्यार दिया, हाथों पर बोसा किया और कहा, आज अपने दोस्त से किया गया वादा मैंने पूरा किया। मैं हैरान थी। क्या मतलब? क्या मतलब है आपका अंकल? चाची ने तो मेरी शादी अफजल से करवा दी है। अब मैं ज़ारोन के काबिल नहीं रही। मेरा इतना कहना था कि अफजल मेरे करीब आया, मेरा हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला और कहने लगा, अरे पगली, किसी की इतनी जरूरत नहीं कि मेरी मंगेतर मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सके। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हकीकत क्या है। तभी मलिक अंकल ने बताया कि ज़ारोन से तुम्हारी चची ने अपनी बेटी के लिए बात की थी। ज़ारोन ने जब इनकार किया और कहा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोफिया से, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी चची ने तुम्हारे चचा को ज़ारोन के खिलाफ भड़काया और ये रिश्ता खत्म कर दिया। तभी हमने ये फैसला किया कि ज़ारोन को नौकर के रूप में तुम्हारे घर भेजा जाए और सारी हकीकत से आगाही ली जाए। सारी हकीकत जानने के बाद मैंने वहीं खड़े खड़े अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मैं जितना अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती उतना ही कम था। मुझे अल्लाह ने मेरी मोहब्बत वापस लौटा दी थी। मेरे माथे पर लगा दाग अगले ही दिन ज़ारोन ने पूरे मोहल्ले के सामने मिटा दिया था। चची अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। चचा ने हाथ जोड़कर ज़ारोन से और मुझसे माफ़ी मांगी। चचा पर मैं अपनी जान भी निछावर कर सकती थी। ना चाहते हुए भी मैंने चची को भी माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल आसान की, मुझे ज़ारोन जैसा शौहर अता किया। मैं अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्लाह मेरे शौहर को मेरे सर पर सदा सलामत रखे, आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।